नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर के लिए हमने अगर पुरानी क्लास में जहां तक हमने पढ़ा उसको अगर देखें तो लास्टली हमने पढ़ा था परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या के रूप में के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में विभक्त जो है किया जा सकता हो, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो को परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ तो मैंने ये कहा कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है को अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो तो उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। पर मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2, √3, √15, पाई, 0.1011 अप टू so on कुछ भी लिख लें, ये सब एक्सेट्रा जो भी हैं, इन सभी संख्याओं को क्या p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय संख्याओं का पता सबसे पहले किसने लगाया था? अब भाई कोई चीज ऐसी भी है जिसको भाई आप ये कह सकते हो कि जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं, और ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं। तो इनका पता किसने लगाया? तो देखिए इसके बारे में भी सुन लीजिए कि अपरिमेय संख्या को या कह सकते हैं अपरिमेय संख्याओं का पता सबसे पहले ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने लगाया था, और जिनमें क्रोटोन के हिपाक्स प्रमुख थे, है ना। जिनमें क्रोटोन के हिपाक्स प्रमुख थे। कहा जाता है कि क्रोटोन के हिपाक्स ने ही √2 का एक अपरिमेय संख्या है ऐसा पता लगाया था। तो इसका पता किसने लगाया था? इसका पता किसने लगाया था? जो क्रोटोन के हिपाक्स प्रमुख थे उन्होंने ही कहा जाता है कि √2 का पता लगाया था। तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री, और ये हो गया अपने सामने अपरिमेय संख्या का एक छोटा सा एग्जांपल के साथ उसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं वास्तविक संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को। तो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के अद्वितीय वास्तविक संख्या रेखा को निरूपित करता है। मतलब कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। मतलब ये कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर या तो परिमेय होंगे या फिर अपरिमेय हो सकते हैं, है ना। इस चीज के बारे में हम क्या है पहले पढ़ चुके हैं, या कह सकते हैं समझ चुके हैं। सन 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ कैंटर और डिडेकिंड ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया था, और उन्होंने यह दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। तो यहां पर हमने इस बात को जाना। थोड़ा सा स्लो बोला है, चाहो तो इसे लिख सकते हो कि सन 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ कैंटर और डिडेकिंड ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया था, और उन्होंने यह दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें रियल नंबर बोलते हैं। ये या तो परिमेय हो सकते हैं या अपरिमेय हो सकते हैं। तो यहां तक हमारी जो बात थी वो समझने की थी। अब चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.2 को। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? मतलब प्रत्येक
परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो बताओ, परिमेय संख्या, अभी हमने वास्तविक पढ़ा कि परिमेय संख्या या तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है। तो जिसे हमने अभी पढ़ा उसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, या तो वास्तविक हो सकती है या फिर या तो परिमेय हो सकती है, अपरिमेय हो सकती है। मतलब सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या बनती है, कह सकते हैं रियल नंबर बनते हैं, और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, है ना, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसके बारे में जरा समझें कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखो इसको समझो, m को बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि m एक ये जहां पर m एक प्राकृत संख्या है और √m के रूप में मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होता है। तो क्या ये बात सही है? देखो समझो कि वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय हो सकती हैं या अपरिमेय हो सकती हैं। मतलब दिया गया कथन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। तो दिया गया कथन क्या होती है कि मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये बात सत्य नहीं है ना। ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तविक संख्या या तो क्या हो सकती है, परिमेय हो सकती है, अपरिमेय हो सकती है। मतलब दिए गए कथन में प्रत्येक बिंदु, है ना, ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या का एक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकती है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। √m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या हो सकती है, पर वहां पर एक प्राकृत संख्या है। ये बस बात मतलब जो है इतनी पूरी बात को कह सकते हैं कि या तो ये परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही हो सकता है ऐसा नहीं है। तो कथन में क्या आ जाएगी कहानी कि यहाँ पर ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। और यहाँ पे सिर्फ इसी बात को बताया गया कि वो बिंदु √m के रूप में ही होता है। ऐसा नहीं है, √m के रूप में नहीं होता है, वो 1 2 3 4 के रूप में भी होता है। मतलब अपरिमेय और परिमेय दोनों के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी परिमेय संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऐसा नहीं है ना। नहीं है क्यों? क्योंकि √4 बराबर क्या होता है? 2 होता है। तो ये अपरिमेय संख्या का जो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल है ना, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो ये नहीं होता है क्यों? क्योंकि जब हम धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल करा तो यहाँ पे क्या आया? अपरिमेय संख्या आया, परिमेय संख्या आई। तो यहाँ पे परिमेय संख्या आई, इसीलिए कह सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या। ये तो मिल गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ऐसे पर नहीं होता है वर्गमूल अपरिमेय, बस नहीं सिर्फ परिमेय अपरिमेय होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये √4 का जो आंसर है वो 2 आता है और वो एक क्या है? परिमेय संख्या है। यदि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें वर्गमूल उसका 2 है, तो
जो कि एक परिमेय संख्या है, तो उसे 2 को p बटे q के रूप में विभक्त कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये रहा 2 बटे, ये आपका हो जाएगा p और ये आपका हो जाएगा q, ये आपका p बटे q के रूप में आ गया, तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखो संख्या रेखा पर √5 को क्या करना है? निरूपित करना है। तो √5 को निरूपित करने के लिए हम कुछ प्रोसेस को शुरू करते हैं करना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी, है ना। इस रेखा का नाम हम दे देते हैं क्या? इसे नाम देते हैं P1। इस पूरी रेखा पर एक सेंटर निकाल लेते हैं, उस सेंटर का नाम देते हैं अपन O। अब O से लेके A तक एक यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे नाम देते हैं OA। प्रोसेस को लिखते भी चलते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया? एक रेखा खींची, है ना। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट P1 रेखा ली। इसके बाद हमने क्या किया? एक सेंटर O से A तक 1 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, अब क्या करेंगे? जितनी O से A तक की डिस्टेंस है उस A से लेके परपेंडिकुलर खींचेंगे और यहां भी 1 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस ले लेंगे। जहां पर ये डिस्टेंस आएगी उस पॉइंट को नोट करेंगे और इस O पॉइंट से उस पॉइंट को मिला देंगे और नाम देंगे B। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? OAB परपेंडिकुलर OA, जहां OA बराबर AB। क्लियर? अब जहां पर देखो जरा गौर से, तो OA बराबर 1 सेंटीमीटर और AB बराबर 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मैंने शॉर्ट लिख दिया, बोल रहा हूं इसलिए इसको सुनते भी चलिएगा और बनाते समय से देख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो देखो क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। अब कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, मान लीजिए x² और लंब हमें दिया हुआ है 1² और ये आधार भी कितना दिया है? 1²। तो अब यहां पर 1², इसको सॉल्व करो। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और इसका जो है वो भी 1 हो जाएगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ये x² हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? √2। तो यह इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? आगे बढ़ो, देख लीजिए, मिला लीजिए, बना लीजिए। अब आगे बढ़ूंगा तो प्रोसेस आगे की रहेगी, इसलिए इसे मुझे मिटाना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, है ना। अब क्या करना है कि OB पर एक लंब CB बनाइए। तो जो आपका OB है उस पर एक लंब क्या बनाइए? CB बनाइए, जहां जो क्या रहेगा? CB, है ना। जो CB रहेगा वो OA के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे आगे की प्रोसेस करनी है। अब क्या करेंगे? OA जितना है ना, तो OB पर, ये जो OB है, OB पर हम क्या करेंगे? एक CB बनाएंगे। अब यहाँ A हो गया, B हो गया, तो अब जो अगला आएगा वो C आएगा। तो CB हमें जो बनाना है उसमें CB बराबर OA होना चाहिए, है ना। CB बराबर क्या होना चाहिए? OA होना चाहिए। तो OB और C, बट O यहां पे लिख देता हूं, OBC कोण त्रिभुज OBC में कोण B बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आप इस पे क्या करो? यहां पर इस लाइन को बेस ले लो और इस लाइन के बेस लेने के बाद 90 डिग्री का एंगल ले लो यहां से। जब इसे 90 डिग्री लोगे तो OA यहां पे आप उसको पॉइंट मार्क कर सकते हो। तो जितना आपका वैल्यू है OA का, है ना, क्या बताया था? CB बराबर
CP बराबर OA। तो ये जो C पॉइंट है ये भी क्या होगा आपका 1 होगा। जब आप इसे मिलाओगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना होगा। अब जो कोण बना वो क्या बना, OBC। तो कोण OBC में कोण जो B है वो एंगल B बराबर 90 डिग्री होगा, है ना। जब 90 डिग्री होगा तो अब अपने पास क्या हो गया, अब पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय अगर फिर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण हमें निकालना है वापस, एक्स स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, है ना। तो अब आपके पास आधार कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 2 ही बचेगा, ये आएगा 1। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 3। जब x पे स्क्वायर चढ़ा है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर √3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल आई, √3 निकल आई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेम प्रोसेस को फिर से करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने क्या किया था, इसको अगर मैं मिटाऊं तो, है ना, अभी हमने क्या किया था, अब जो हमें यहां तक बनाया वो क्या था, अभी हमने CB लिया था, अब हमको क्या लेना रहेगा, है ना। अब हमको OD बनाने के लिए जो CD लेनी है वो CD OA के बराबर होना चाहिए। तो फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे, इस पर हमको 90 डिग्री चाहिए होगा, 90 डिग्री फिर से हमें यहाँ पे रखना होगा, ये 90 डिग्री होगा। OB बराबर जितनी इसकी पॉइंट है इसको इस पे मार्क कर दीजिए, इन पॉइंटों को मिक्स करिए। ये जो पॉइंट है ये हो गया 1, ये हो गया √3। पाइथागोरस प्रमेय फिर लगानी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, फिर से यहीं लगाकर देख लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √4 हो जाएगी। अब फिर अगली प्रोसेस हमें √5 तक निकालना है, तो फिर यहां से 90 डिग्री लेंगे, ये 90 डिग्री लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने इतनी ही रख लिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, OA बराबर आपका ये ABCD और ये हो जाएगा E। तो DE बराबर 1 और ये DO बराबर √4। इसको सॉल्व करो तो √4 है ना, √4 जो है उसका स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 बचेगा, ये 1 बचेगा, बराबर 5 हो जाएगा। x स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो √5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं √5। तो क्या क्वेश्चन था कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो संख्या रेखा पर 5 को इस प्रकार निरूपित किया जाएगा, आपको इस तरीके से उसे करना होगा। तो यहां पर अगर देखें तो अब संख्या रेखा पर OA बराबर OE बराबर, है ना, OA बराबर OE बराबर क्या हो जाएगा, √5 ले लीजिए, है ना, OA बराबर OE बराबर √5 हो जाएगा। तो OQ ये रहा आपका O, है ना, और उसके बाद O इसको मान लेते हैं अपन, OE बराबर √5 है ना। तो बस यही इधर तक ही है, OE आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका √5 निरूपित करता है, तो ये आपका एंगल बन जाएगा डायरेक्टली। सॉल्व इतना ही है, इसको इस तरीके से करना रहेगा। आगे बढ़े, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। जहां डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके और अच्छे तरीके से जो बेहतर लगेगा, जहां डाउट आ रहा होगा उसको और करने की कोशिश करूंगा। पर अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए, फिर से एक बार देखिए, सब समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए OA बराबर अपन ने 1 लिया था, यहां से लंब डाला तो ये 1 था, ये भी 1 ले लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 2 √2 हो जाएगा। जब हमने यहाँ पर इसको आगे बढ़े तो फिर ये B पर 90 डिग्री एंगल लिया और जो OA की डिस्टेंस थी उसकी BC की डिस्टेंस ले ली, इस C पॉइंट से O पॉइंट को मिला दिया, ये 1 था, है ना, ये 1 था, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 का स्क्वायर करोगे तो √3 आ जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर करोगे 3 और ये 1 का 1 ही रहेगा, 3 और 1 √4 हो जाएगा, 4 और 1 5 √5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। आई होप सो आपको बनेगा, है ना। जहां दिक्कत आए तो पूछेगा, आगे बढ़ते हैं।
मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे आपके एक्सरसाइज 1.2 पर। आगे की जो एक्सरसाइज रहेगी उसको आगे देखेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे। जहां डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हम आप सभी तक पहुंच सकें। और लाइक तो बनता है यारो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।